हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सर जी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग लाइव प्रोसेसिंग जो क्लास 10 का जो चल रहा था उसको कंटिन्यू रखते हैं और हम लोग पार्ट 7 करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 6 तक कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 7 करेंगे और आज इस क्लासेस में आप जानिएगा कि जो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार होता है हमारे बॉडी में, उसके बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं सीधे वीडियो में और समझते हैं कि इस वीडियो में किस किस चीज़ के बारे में कवर किया गया है। तो सबसे पहले इस वीडियो में आपको पहले ही बता दें, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, जिसे हम लोग इन ह्यूमन बींग्स में हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलेशन। एक्चुअली में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन जो है ऑलरेडी हम लोग जो बोलचाल की भाषा में हम लोग आयात निर्यात जो करते हैं, जैसे मान लो कि कहीं से एक जगह से दूसरे जगह जाना रहता है तो हम लोग कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टिंग का वर्ड का यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी में भी जो हमारे जो सब्सटेंसेस हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको कहीं ना कहीं हमारे एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक, एक हमारे बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का रहता है। चाहे वो मीडियम आपका ब्लड हो या कुछ भी हो, हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी के अंदर अगर सर्कुलेट करना है तो हम लोग उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए आते हैं, देखते हैं क्या क्या इस लिखा गया। तो हम लोग सबसे पहले लिखा है कि जो ह्यूमन जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसे वो वेरियस टाइप ऑफ सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अनदर। मतलब बॉडी के अंदर, एक बॉडी से अगर बॉडी के अंदर की बात करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं अलग अलग आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आते हैं सबसे पहले, और यहाँ वेरियस टाइप ऑफ जो सब्सटेंसेस आपको दिखेंगे, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट का, मतलब बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो हम लोग इसमें ट्रांसपोर्टेशन में देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले चिप सब्सटेंस में आपको देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेड आर न्यूट्रिएंट्स। हो सकता है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन होगा हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, हो सकता है वो क्या होगा, न्यूट्रिशन हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, या तो फिर वाटर हो सकता है H2O, या फिर रेस्पिरेटरी गैसेस में, रेस्पिरेटरी गैसेस इससे पहले के हम लोग वीडियो में बात कर चुके हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गैसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या एक जगह से दूसरी जगह जाता हो, कौन कौन से, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, O2 और CO2। इसके बाद मेटाबॉलिक वेस्टेज भी होता है, इसका भी हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगा। और हार्मोन्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, इस सब का भी हमारे बॉडी के अंदर जो होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्टिंग करने का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया चिप सब्सटेंसेस के रूप में। तो आपको चिप सब्सटेंसेस पूछेगा तो याद रखिएगा, न्यूट्रिएंट्स हो गया, H2O हो गया, रेस्पिरेटरी गैसेस के रूप में ऑक्सीजन का हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मेटाबॉलिक वेस्टेज हो गया, हार्मोन्स etc के रूप में, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन में, या तो फिर एनिमल्स पहले समझ लेते हैं फिर ह्यूमन में जाएंगे। तो एनिमल्स जो होते हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं डन बाय कौन सा एक सिस्टम है जिसे हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, जिसे हम लोग परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं हिंदी से। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, ऑल लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें परिसंचरण तंत्र होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। ये भी आपका इंटरनल एक्सटर्नल होता है। जैसे कि हमारे एनिमल जो होते हैं ज़्यादा जो होती है वो इंटरनल होती है, अंदर में जो है सर्कुलेशन होती है, ठीक है। जबकि कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो एक्स्ट्रा जो होता है एक्सटर्नल करते हैं, वो सब हम लोग, जैसे मान लो कि हम लोग मनुष्य हो गया तो इंटरनल में हो गया और हमारा जो ब्लड होगा अंदर रहना। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं एनिमल्स, जैसे कॉकरोच वगैरह हो गया, जो आपका इंसेक्ट के रूप में होते हैं, उसमें आपका एक्सटर्नल जो होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जबकि अगर हम लोग प्लांट्स में बात करते हैं तो प्लांट्स में जो होता है ट्रांसपोर्टेशन जो होता है डन बाय किसके होता है, तो जो वेस्कुलर टिश्यू के द्वारा होता है। कहीं कहीं उसमें उत्तक पाए जाते हैं वेस्कुलर टिश्यू, उसके माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन होता है। फ्लोएम, जाइलम, ये हम लोग जब प्लांट में पढ़ेंगे तो उस समय समझेंगे कि कैसे वो अपना न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। तो आज जो हम लोग का मेन टॉपिक रहेगा, क्योंकि हम लोग ये लाइव प्रोसेसिंग कहीं ना कहीं ह्यूमन से डिपेंड है, तो हम लोग इसमें जानेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो अगला जो हम लोग टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन किस में, ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ से बात करते हैं कि जो इन ह्यूमन्स ट्रांसपोर्टेंट जो होता है मेटाबॉलिक ऑकर्स बाय टू सिस्टम। जो भी अगर ह्यूमन बीइंग में जो सर्कुलेशन होता है वह कहीं ना कहीं कितने वे में होते हैं, कितने तरीके में होते हैं, कितने सिस्टम में, तो 2 सिस्टम होते हैं इसको, ठीक है। तो देखते हैं वो कौन कौन से 2 सिस्टम है आपका। तो पहला आपका हो गया, पहला सिस्टम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, पहला नाम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा, और सेकेंड जो होता है वह लिम्फेटिक सिस्टम का द्वारा होता है, ठीक है, ये हो गया। तो
तो ब्लड जो होता है वेस्कुलर सिस्टम में हम लोग पहले देखते हैं ये क्या किसी किसी मिल के बना होता है ब्लड वेस्कुलर जो है सिस्टम। तो आपका इसमें कंपोज रहेगा आपका सर्कुलेटिंग फ्लूइड के रूप में रहेगा, और एक होता है पाथवे, और तीसरा जो होता है आपका पंपिंग ऑर्गन्स। ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला आपका बोलिएगा तो सर्कुलेटिंग जो होता है वो फ्लूइड, और सर्कुलेटिंग फ्लूइड करने का काम कौन करता है? ब्लड, क्योंकि कोई भी न्यूट्रिएंट्स अगर हम लोग खा रहे हैं फाइनली कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में मिलता है, और ब्लड के द्वारा ही क्या करता है? वन पार्ट से अनदर पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद इसी के अंदर अगर हम लोग ब्लड वेस्कुलरी सिस्टम के अंदर ही बात करते हैं तो दूसरा आपका हो गया आपका पाथवे, मतलब ब्लड वेसल्स, जो रास्ता है ले जाने के काम, जो हम लोग ब्लड को या जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक पाथवे तो चाहिए। एक हाईवे जिस तरह होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हाईवे रास्ता ही रोडें होती है, इस तरह हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या है? पाथवे है। और पाथवे के रूप में कौन हो सकता है? ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड एक जगह से दूसरी जगह हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। अब अगर उस ब्लड को हम लोग सिंपली अगर बोलेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह चल जाए तो ऐसा थोड़ी ना, उसके लिए कहीं ना कहीं पंपिंग करना पड़ता है, प्रेशर डालना पड़ता है। तो प्रेशर डालने के लिए एक पंपिंग ऑर्गन्स है, जो कि हमारा क्या है? हार्ट क्या करता है? हमारे ब्लड को, जो ब्लड रहता है उसको पंपिंग करवाता है और वो पंपिंग होकर पूरा बॉडी में फैल जाता है। इसका जो हम लोग आगे का जो वीडियो आएगा उसमें आपको पूरी तरह से हार्ट के बारे में बताएंगे कि कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे वो ट्रांसपोर्ट करता है, कौन सा चैम्बर हमको पंपिंग करवाता है, कौन सा थिक है, कौन सा थीन है, वो तो हम लोग जब हार्ट का बात करेंगे तब करेंगे। ठीक है, अभी याद रखिएगा जो पंपिंग ऑर्गन से कौन है? हार्ट, और वो कहीं ना कहीं ये भी आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर आती है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग यहाँ पर। दूसरा जो हम लोग का है पाथवे, दूसरा जो आपका है वो क्या है? लैम्फेटिक सिस्टम। लैम्फेटिक सिस्टम जो होता है उसमें आपका कौन कौन आएगा? एक लैम्फ आएगा, एक होता है लैम्फेटिक वेसल्स होते हैं, और एक होता है लैम्फ नॉट्स। ठीक है, जिसे लसिका हम लोग हिंदी से कहते हैं। तो लसिकाएं जो होती है, लसिका का वेसल्स, लसिका पहुंचाने के लिए जो चिपचिपा सब्सटेंसेस पाया जाता है वो आपका लैम्फेटिक वेसल्स हो गया। और लैम्फ जो होता है, लैम्फ नॉट्स भी कहीं न कहीं नॉट्स गांठें पाया जाता है, जो कि कहीं न कहीं उसको इकट्ठा करने के काम करता है हल्का हल्का आपका जो लैम्प्स। इसके बारे में भी हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो को या तो फिर अगला टॉपिक में आपको कवर कर दिया जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं कि ब्लड, अब हम लोग मेन जो टॉपिक है हमको कौन है? ब्लड, खून। अब ब्लड में क्या क्या मिलके बना होता है उसके बारे में जानते हैं। तो ब्लड में जो होता है, एक होता है आपका नॉन लिविंग पार्ट, मतलब वो लिविंग पार्ट के अंदर नहीं आता है। ठीक है, और वो जो होता है उसका नाम क्या है? प्लाज्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है प्लाज्मा। ये जो हमारे बॉडी के जो ब्लड है उसमें 55% जो सब्सटेंसेस मौजूद रहता है वो क्या रहता है? प्लाज्मा रहता है। जबकि अगला जो हम लोग का है वो क्या है? सर्कुलेटरी पार्ट, जिसे कहते हैं हम लोग ब्लड। ठीक है, सर्कुलर पार्ट के अंदर 45% होता है, जिसका नाम क्या है? ब्लड सेल्स। क्योंकि ब्लड कहीं ना कहीं क्या है आपका? एक प्रकार का सेल है, जो कि उसमें जो 45% मौजूद रहते हैं। तो प्लाज्मा कितना हो गया? 55%। और सर्कुलर पार्ट में जो होता है 45%, जो कि क्या हो गया आपका? ब्लड सेल्स। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग अगला जो होता है 45 के अगला जो हम लोग देखेंगे कि 45 में भी 2 भाग में कन्वर्ट किया गया, 2 भाग में बांटा गया है। वो कौन कौन चीज़ है उसको देखते हैं हम लोग। ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा हमारा ब्लड का सेल्स लिया गया है। ब्लड सेल्स में देखिए क्या क्या आपका है। आपका सबसे पहले पूरा ये वाला आपको दिखाया गया, इसमें आपको प्लाज्मा दिखा है। प्लाज्मा अभी बताएं कि हमारे जो खून में जो 55% जो होता है वो क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो होता है 41% आपको दिखेगा रेड ब्लड सेल, आरबीसी। ये ठीक है, आरबीसी का जो परसेंटेज पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा कि 41% जो होगा क्या है? आरबीसी। अब जो हम लोग का एक होता है वाइट ब्लड सेल, जिसे हम लोग कहते हैं डब्ल्यूबीसी। ये आरबीसी हो गया, वो क्या हो गया? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स, दोनों जो मिल के होता है वो कितना होता है? ओनली 4%। ठीक है, तो याद रखिएगा जो हमारे ब्लड में 45% जो होता है 45% मिल जाएगा। तो 45% मिलने के लिए आपको क्या चाहिए? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स। जबकि अकेले और जो है 55% जो आपका हमारा है वो क्या है? आपका प्लाज्मा। ये तीनों कंपोनेंट मिलके हमारा कहीं ना कहीं ब्लड का फॉर्मेशन करता है। पहले याद रखिएगा प्लाज्मा, फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब इस सब का हम लोग एक एक करके फंक्शन जान लेते हैं कि क्या क्या है। पहले जानते हैं हम लोग प्लाज्मा। जो हमारे खून में जो प्लाज्मा पाया जाता है जिसका परसेंटेज 55% है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद रहते हैं। तो प्लाज्मा में देखिएगा तो आपको वाटर जो होता है H2O
वह 40 से लेकर 92% जो होता है हमारे प्लाज्मा में वो क्या होते हैं, वाटर। ठीक है, वाटर सब्सटेंस देखने को मिलेगा। इसलिए बोलेगा कि प्लाज्मा में जो मेजर कंपोनेंट के रूप में किसको कहते हैं, तो प्लाज्मा में हम लोग को मेजर कंपोनेंट के रूप में आपको क्या मिलेगा, वाटर। ठीक है, अगला जो हम लोग होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में आपको क्या दिखेगा, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपको प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स होगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ आपका प्लाज्मा प्रोटीन है ना, उसके बाद नाइट्रोजन वेस्टेज, एन वेस्टेज जिसे कहते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट होगा, और कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स भी रहेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो हार्मोन्स होते हैं फाइनली जाके कहीं ना कहीं हमारे ब्लड्स में मिलते हैं, लेकिन एंजाइम जो होते हैं वो कभी भी हमारे ब्लड्स में नहीं मिलते। एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम के लिए अलग से ग्लैंड होते हैं, अलग से उसके जो है वेसल्स होते हैं, लेकिन जो हार्मोन्स होते हैं वह कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में आके मिलते हैं। तो ये भी आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस में याद रखिएगा। न्यूट्रिएंट्स हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, नाइट्रोजन वेस्ट हो गया, और क्या हो गया, हार्मोन्स हो गया। प्लाज्मा में देखते हैं कि इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या मौजूद रहते हैं। इनऑर्गेनिक में आपको दिखेगा जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और N2 नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन ट्रेस में के रूप में रहता है, लेकिन नाइट्रोजन वेस्टेज का पूछेगा तो आपको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में पाया जाता है। ये आपका हो गया प्लाज्मा। अब हम लोग देखते हैं ब्लड को। ब्लड को हम लोग इसको हम लोग 3 भाग में, अभी उससे पहले भी बात कर चुके हैं, इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला हो गया आपका क्या, RBC, जिसे हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पेल भी कहते हैं, दोनों आपको याद रखें। तो RBC हो गया, दूसरा क्या हो गया WBC, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, और तीसरा क्या हो गया, प्लेटलेट हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक होता है साइंटिफिक नाम या बायोलॉजिकल टर्म में हम लोग उसको RBC को क्या कहते हैं, तो RBC को हम लोग कहते हैं इरिथ्रोसाइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका MCQ बन सकता है कि RBC का जो है या बायोलॉजिकल नेम या तो फिर आपका साइंटिफिक नेम या जो भी बोलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। ठीक है, अब WBC को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट, और उसी तरह हम लोग प्लेटलेट्स का क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। तो RBC को इरिथ्रोसाइट, WBC को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट, जबकि प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ये आपको बायोलॉजिकल नेम्स याद रखना होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट, एक एक करके हम लोग समझते हैं और क्या क्या है ये। RBC जिसे हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल। ठीक है, इसका हम लोग अभी बोले, इसका एक नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। अब इसका हम लोग क्या क्या काम है इसको देखते हैं, क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले RBC में नाम से ही पता चलता है कि रेड, लाल है ना, तो रेड ड्यूरिंग टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। अगर हमारा खून लाल है तो कहीं ना कहीं उसमें क्या मौजूद है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के कारण ही हमारा खून का जो कलर होता है वो क्या होते हैं, रेड होते हैं। अब ये क्या करता है, खून जो है RBC वो कैरी करता है कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। हमारे लंग्स में, जो कि हमारे लंग्स में क्या हुआ था, जो कि ब्लड आती है उसको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। ऑक्सीजन देने के बाद वही कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट मीन्स प्योर ब्लड। अब वो प्योर ब्लड को क्या करेगा, वह क्या करेगा, हमारे टिश्यू तक भेजने का काम करेगा। तो क्या वही लिखा है, कैरी O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, मतलब कहीं ना कहीं वो लंग से टिश्यू में भेजने का काम कौन करता है, RBC। क्योंकि अकेले तो कहीं ना कहीं हमारा ऑक्सीजन तो जा नहीं सकता है। ऑक्सीजन किसके साथ मिल के जाएगा, ब्लड के साथ जाएगा। ब्लड के कौन से कंपोनेंट के साथ, ब्लड के कौन सा भाग, तो RBC। अब हम लोग अगला जो है, कैरी CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, बस वही काम ब्लड का। और एक काम क्या है, कहीं कहीं ट्रांसपोर्टिंग तो काम कर रहा है, ले जा रहा है फिर ले आ रहा है, ले जा रहा है ले आ रहा है। ले गया किसको, ऑक्सीजन को, ला रहा है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड मतलब अनप्योर ब्लड, जिसमें क्या मौजूद रहेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। वह कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, आएगा और कहाँ आएगा, हमारे टिश्यू में। कहाँ से, लंग से। लंग से होते हैं हमारे टिश्यू में पहुँचने का काम करेगा। अगला हम लोग अगला जो टॉपिक है जिसका नाम क्या है, अगला है पॉइंट WBC, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल। इसका नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। अब देखो ल्यूकोसाइट में क्या होता है, कलरलेस, इसमें किसी प्रकार का कोई कलर देखने को नहीं मिलेगा। इसमें तो लाल दिखा था, इसमें कोई कलर आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ये क्या करता है, डिफेंस सेल के रूप में, 5 टाइप्स ऑफ द डिफेंस सेल। इसमें अगर पूछा जाए कि WBC में आपको कितने टाइप के जो डिफेंस सेल पाए जाते हैं, तो 5 टाइप का डिफेंस सेल पाया जाता है। कहीं कहीं ये हमारा सुरक्षा करने के काम करती है। कौन, W। कैसे, अगर कोई जम्स हमारे अंदर अटैक कर रहा है
और वह हम लोग इन्फेक्टेड ना हो, तो सबसे पहले जो काम करता है WBC, वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो WBC डिफेंस सेल के रूप में भी जानते हैं। इनगल्फ जर्म, वही जितने भी जर्म्स आते हैं, जो कीटाणु वगैरह जो आते हैं हमारे बॉडी में अटैक करते हैं, उसको इनगल्फ कर लेता है, कहीं ना कहीं पचा लेता है, खा लेता है, ठीक है। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, हाँ WBC जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, जितना ज़्यादा रहेगा आपका शरीर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना आपका एंटीबॉडी मौजूद रहेगी, आप उतना बीमार कम पड़ेंगे। तो हमारे बॉडी के लिए WBC मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने बॉडी को सुरक्षित रह सकें। क्लींस डेड सेल, WBC का और एक वर्क है, ये काम है, क्या करता है, हमारे अंदर के जो भी सेल्स मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, वो उसको भी क्या करता है, क्लियर करने का काम करता है, ठीक है। अगला जो है हम लोग क्या है, प्लेटलेट्स, जिसे हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, स्मॉल सेल्स फ्रेगमेंट होते हैं, छोटे छोटे सेल्स का जो सेल्स के अंदर के जो फ्रेगमेंट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ये फंक्शन क्या करता है, ये हेल्पिंग इन ब्लड क्लॉटिंग। देखते हैं हम लोग कहीं अगर हमारे अचानक कहीं उंगली वगैरह में या कहीं हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अगर कट जाता है या लग जाता है, कहीं से चोट लग जाती है, तो कुछ देर बाद उसमें ब्लड आना स्टार्ट होता है। ब्लड आने के कुछ देर के बाद क्या होता है, उसमें काला काला कलर का एक क्लॉटिंग हो जाता है, कहीं कहीं एक परत जम जाता है। आखिरकार वह प्लेटलेट जमा क्यों, कि कहीं कहीं उसमें क्या मौजूद था, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के कारण ही वह एक प्रकार का परत जमा दिया, जो कि ब्लीडिंग होने से बचाती है। तो क्लॉटिंग का काम करेगा तो कौन, प्लेटलेट्स। अगर हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हम लोग भी, अगर हमारे खून बह रहा है तो बह रहा है, ठीक है। प्लेटलेट्स का और भी फंक्शन है, ये स्टेमिना को बढ़ाने का काम करता है, जो कि हम लोग न्यूट्रिशन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड का फंक्शंस कुछ कुछ देख लेते हैं कि अब तो ब्लड के अंदर सब कुछ आ गया, ब्लड क्लोटिंग डिफेंस जो भी है, WBC RBC सबके अंदर, सब इसी के अंदर आ गया, ब्लड के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोर्ट का काम किया। ट्रांसपोर्ट ऑफ किसका किसका, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्टेज, हार्मोन्स और एंजाइम्स, इस सब का ट्रांसपोर्टिंग होता है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है जिसका नाम क्या है, होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस में क्या देखते हैं कि ये थर्मो रेगुलेशन करता है और ऑस्मोटिक बैलेंस और pH बैलेंस। होम्योस्टेटिस मतलब सबसे पहले आपको याद रखिएगा कि ये क्या करता है, थर्मो रेगुलेशन करता है। जो हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वह कहीं ना कहीं रेगुलेशन करता है, टेम्परेचर को ना तो बढ़ने देता है ना तो घटने देता है। टेम्परेचर का बढ़ना घटना वह हमारे इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो है टेम्परेचर वह थर्मो रेगुलेशन का काम करता है, होम्योस्टेटिस। ऑस्मोटिक बैलेंस, बैलेंस भी बनाने का काम करता है। जितने भी हमारे ऑस्मोटिक होते हैं, जैसे कि लंग्स के पास जो होती है लंग्स, और जो उसके बाद रेड ब्लड सेल जो होती है, उन दोनों बीच के जो ऑस्मोटिक प्रोसेसिंग होती है वो उसको भी बैलेंस करने की बात करता है। pH बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, pH बैलेंस भी करता है कि कहीं ना कहीं वह या तो एसिडिक हो रहा है या तो बेसिक हो रहा है, उसको भी बैलेंस करने का काम हमारी ब्लड करती है। डिफेंस में अभी बताएं, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम जर्म्स, जर्म्स को डिफेंस करने का काम करता है WBC, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग, ये भी प्लेटलेट्स की मौजूदगी के कारण कि जो ब्लीडिंग होता है, कहीं चोट लगने के बाद ब्लीड होता है, उसको स्टॉप करने के काम करता है कौन, तो ब्लड क्लॉटिंग का भी काम हुआ, कौन करता है, ब्लड का कौन सा भाग, तो प्लेटलेट्स। तो ये सब ऑलरेडी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं इस चैप्टर से, या इस वीडियो के क्या क्या हम लोग पढ़े, उसमें कुछ कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ बात कर लेते हैं। सबसे पहले बोलता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज द ब्राइट स्कारलेट रेड, एकदम जिसे कहते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो प्योर ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, O2 मिला हुआ है, उसका जो कलर होगा वह चमकीला स्कारलेट, गहरी लाल रंग का होगा। खून कभी आपने देखा होगा तो उसका कलर अजीब टाइप का, एक लाल अलग होता है, लेकिन हमारा खून का जो कलर होता है वह कैसा होता है, स्कारलेट जो होता है, स्कारलेट रेड होता है, एकदम चमकता हुआ लाल, गहरा लाल रंग का होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वह पर्पलिश रेड होता है, जबकि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिला है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड जो अशुद्ध खून कहते हैं, जो कि आपको जब ऐसे हाथ में करोगे तो आपको जो नस दिख रही है, वैन दिख रही है, सिराएं दिख रही है, उसमें आपको क्या मिलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारे कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, फिर ऑक्सीजन मिलेगा, वो फिर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो उसका जो कलर दिखेगा वह पर्पलिश रेड होगा। आरबीसी तीसरा लिखा है कि आरबीसी जो होते प्लेटलेट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस। आरबीसी और प्लेटलेट्स दो ऐसे हैं जिसके पास किसी प्रकार का न्यूक्लियस मौजूद नहीं रहता। आरबीसी नाम तो पता चल रहा है कि सेल है,
सेल है तो कहीं ना कहीं वो न्यूक्लियस होना चाहिए, लेकिन आरबीसी और प्लेटलेट्स ऐसे सेल हैं जिसके पास आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। न्यूक्लियस में अक्सर आपको जो सेल में अक्सर आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, लेकिन आरबीसी और प्लेटलेट्स में नहीं मिलता। अगला है कि इच जो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इन द रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड कैरी 4 O2 मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ बात कर रहा है कि पहले बताएं कि जो हमारा जो खून का लाल कलर होता है किसके कारण, हेमोग्लोबिन के कारण। और हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है रेड होता है। क्यों होता है हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल रेड? क्यों नहीं? क्योंकि उसमें प्रेजेंट रहता है क्या, आयरन की मात्रा। आयरन मौजूद होने के कारण हेमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है, रेड होते हैं। और वो क्या करता है, कैरी करता है कितना मॉलिक्यूल ऑफ 4 O2, मतलब 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का वह ट्रांसपोर्टिंग करने का काम करता है, कैरी करता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आज हम लोग ने जाना कि जो ट्रांसपोर्टिंग कैसे कैसे हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का कैसे हो रहा है, और सब सब्सटेंसेस का हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है उसके बारे में हम लोग जाने। जो अगला जो हम लोग का वीडियो आएगा उसमें हम लोग हार्ट को समझेंगे कि हार्ट कैसे पंपिंग करता है और हमारे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैसे पूरा शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट ले जाता है, वो हम लोग डिटेल हम लोग अगला वीडियो में जानेंगे। तो आप अगर इस वीडियो को पूरा देखें तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।